हाँ जी दोस्तों, तो क्विक रिवीजन के अंदर अगला एएस है, एएस नंबर 13 विच इज ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा एएस है और बहुत ही प्यारा एएस है। इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात होगी बेसिकली, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट होते क्या क्या है और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में कवर नहीं होती। कहीं ना कहीं मतलब जो किसी और एएस के अंदर कवर्ड है या कुछ ऐसी चीजें जिसका की सेंस इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट से अर्निंग पर्पस नहीं है, कैपिटल एप्रिसिएशन का पर्पस नहीं है। द थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में जो पर्पसेस बताए गए हैं वो पर्पस उनका नहीं है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई नहीं होते। तो ये एएस बेसिकली क्या डील करता है कि अकाउंटिंग कैसे होगी इन्वेस्टमेंट की और उसके क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बारे में बात करेगा हमारा ये एएस। सबसे पहला जो इसके अंदर कंटेंट आता है कि क्या क्या स्कोप है जो इसके अंदर कवर्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर एक्सक्लूडेड है। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में ही वो क्लासिफाई नहीं होते। तो जैसा कि आपने AS-9 में देखा था कि कुछ वहां पे भी बात हो रही थी कि जो आपको इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर रेंटल मिलता है जो आपकी रिसोर्सेज को यूज करके आप कमाते हो, तो वैसी चीजें AS-9 में ऑलरेडी कवर हो गई है। उसकी रेवेन्यू की चर्चा AS-9 में ऑलरेडी हो चुकी है। द थिंग इज कि वो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वहां पे, तो इसलिए वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं बनता। अगर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज की बात करें, हम पढ़ेंगे लीज वाले एएस के अंदर AS-19, तो वो भी आपका इसमें कवर नहीं होता। उसके बाद बात आती है कि कुछ अगर लाइफ इंश्योरेंस के इंटरप्राइजेस वगैरह हैं या फिर वो जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो वो भी आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे कवर नहीं होते। और उसके बाद बात आती है जो म्यूचुअल फंड्स या वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, जो बेसिकली बैंक्स और PSUs पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं वो उस पर डील करते हैं, तो वो वाले भी इसमें कवर नहीं किए जाते। उसके लिए भी ये एएस नहीं है। तो ये वो चीजें बता दी इन्होंने जो कि इस एएस से एक्सक्लूडेड है, इस एएस का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद बात आती है कि जो शेयर्स, डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं जो उन्होंने स्टॉक की फॉर्म में रखा होता है, मतलब कि शेयर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं रखा हुआ, उसको वो डील करते हैं करंट नेचर में स्टॉक की फॉर्म में, सेल परचेज करते रहते हैं, तो वो स्टॉक के नेचर में आ जाएगा, तो वो भी इसमें से एक्सक्लूडेड है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब भी हम आगे देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में पता लगेगा कि दो पार्ट के होता है, एक होता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक वाली चीजें हैं जो कि स्टॉक फॉर्म में रखी गई हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने बस ये नोट डाल दिया कि उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्वाइट सिमिलर होती है, कहीं ना कहीं मिलती जुलती होती है करंट इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट से। ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट से वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, ये बस बता रहे हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। स्टिल उसको भी इन्वेस्टमेंट में आपको काउंट नहीं करना। ठीक है। चलिए, तो ये बात आगे की क्या चीज इसमें नहीं आएगी। अगला आपका काम की चीज आती है कि इन्वेस्टमेंट में फिर आएगा क्या, इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि वो सारे एसेट्स जो कि एंटरप्राइज ने अपने पास रखे हुए हैं, किस लिए, ताकि वो इनकम अर्न कर सके। अब इनकम किस किस फॉर्म में अर्न किए जा सकते हैं, तो डिविडेंड के रूप में भी हो सकता है, इंटरेस्ट के रूप में भी हो सकता है, रेंट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, या फिर उसको कैपिटल एप्रिसिएशन वगैरह के लिए भी रखा जा सकता है। लाइक मैंने शेयर परचेज किया और मैं चाहता हूं वो एप्रिशिएट करेगा तो उसको बेचेंगे, तो उस प्रकार की चीजें भी आपकी इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई हो जाती हैं। बट ऑब्वियसली कि स्टॉक जो होगा वो इसके अंदर कवर नहीं होता। अगला एक टर्म यहां पे बताया गया डेफिनेशन के तौर पे कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या है। तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसपे कि एक एसेट को एक्सचेंज किया जा सकता है किसी भी नॉलेजेबल विलिंग बायर के साथ या फिर नॉलेजेबल विलिंग सेलर के साथ। मतलब दो नॉलेजेबल लोग हैं जो कि खरीदने और बेचने को इच्छुक भी हैं, और वो जिस प्राइस पे उसको एक्सचेंज करने को तैयार है, वो जो अमाउंट है वो हमारा फेयर वैल्यू कहलाता है। ठीक है ना। तो ये दो चीजों को यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब अगला आपके पास आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि अभी बताया था कि दो टाइप के आपके इन्वेस्टमेंट है, एक करंट, एक है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है कि जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा उससे एक साल के अगर अंदर अंदर आप उसको रियलाइज कर दोगे, उसको बेच दोगे, तो वो बेसिकली किसमें कवर हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। और अदर देन सारे करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इनके अमाउंट की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां पे रूल आता है आपका कुछ कुछ सिमिलर जैसा कॉस्ट जैसा। कॉस्ट में आपने स्टॉक जैसा, स्टॉक में आपने क्या देखा था, कॉस्ट और एनआरवी। यहां पे एनआरवी वर्ड नहीं है, यहां पे वर्ड होता है फेयर वैल्यू। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस वैल्यू पे हम अपने करंट इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो रिकॉर्ड होता है कॉस्ट के ऊपर। अब इसका जो इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि सपोज करो कि फेयर वैल्यू की जो अमाउंट थी उसके अंदर भी कुछ रिडक्शंस आ जाती हैं। किसी भी तरीके से फेयर वैल्यू भी जो थी मार्केट के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाती है, तो वो रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपका नुकसान है, और उस नुकसान को आप ट्रीट करोगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। वो एक बार रिड्यूस हुआ, सपोज करो रिड्यूस होने के बाद फिर कल को उसके अंदर कुछ वो इंक्रीज हो जाता है। द थिंग इज कि उसी के अंदर रिवर्सल हो गया, तो वो रिवर्सल भी आपका रिकॉर्ड होगा कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या हुआ कि अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट आपने लिखी थी कॉस्ट,
उस कॉस्ट के अंदर कोई डिक्लाइन आता है, कुछ उसके अंदर फ्लक्चुएशन आता है जिससे उसकी वैल्यू घट जाती है, और वो जो डिक्लाइन है वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए, मतलब वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए कि वो घटा है, ऐसा नहीं कि कुछ फ्लक्चुएशन हुई मार्केट के अंदर उसके वजह से रिड्यूस हुआ, नहीं जी, वो परमानेंट नेचर का फ्लक्चुएशन है। तो उस केस में वो भी आपका एज अ लॉस ट्रीट होगा और उसको भी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो ये बात कर दी इन्होंने रिडक्शन के ऊपर कि जिस भी रेट, जिस भी वैल्यू के ऊपर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद भी अगर कुछ रिडक्शन आती है तो करंट में भी ट्रीटमेंट होगा, वो एसपीएल का पार्ट बनेगा, और लॉन्ग टर्म में भी ट्रीटमेंट होगा, वो भी एसपीएल का पार्ट बनेगा। ठीक है, अगला इन्होंने एक स्टार मार्क में डिफाइन कर दिया कि जो आपको वैल्यूएशन फेयर वैल्यू निकालनी है, ये फेयर वैल्यू का बेसिकली स्टार मार्क है, जो फेयर वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है वो इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि होलसेल कुल इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू देखी जाएगी, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में देखा जाएगा। और अगर पॉसिबल है कि कुछ इन्वेस्टमेंट की एक कैटेगरी बनी हुई है जो एक सिमिलर नेचर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसको आप कैटेगराइज करके भी वैल्यूएशन उसकी फाइंड कर सकते हो, लेकिन कभी भी ये ओवरऑल बेसिस पे या ग्लोबल बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे हमेशा कंप्यूट किया जाएगा। अगली बात आती है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी अगर एक्विजिशन चार्जेस है, मतलब इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए अगर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, तो वो जनरल एक रूल है, एसेट का ही रूल आपने देखा हुआ है कि एसेट के अंदर भी ये चीज पार्ट बनती है कॉस्ट का, मतलब कैपिटलाइज होती है। वैसी कोई ब्रोकरेज फीस या ड्यूटीज वगैरह कुछ भी आपने पे किया एक्वायर करने के लिए, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी। अब मोड ऑफ एक्विजिशन देखो कैसे कैसे हो सकते हैं और उस केस में उनकी कॉस्ट क्या क्या बनेगी। अगर हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया है कैश पेमेंट करके, तो ऑब्वियसली बात है जो भी आपने कैश पे किया वो क्या है, उसकी कॉस्ट है, मतलब जो भी आपका कैश प्राइस था। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया और उसके बदले में शेयर्स वगैरह इशू किए हैं या कोई सिक्योरिटीज इशू किए हैं, तो उसके केस में जो भी आपने शेयर्स या सिक्योरिटी इशू किया उसकी जो फेयर वैल्यू होगी वो मानी जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। और अगर आपने एक्सचेंज किया है किसी और अदर एसेट से, मतलब एक इन्वेस्टमेंट लिया, सपोज उसके बदले प्लांट दे दिया या कोई और एसेट दे दिया, तो हमें क्या देखना है कि जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है और जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। और दोनों में से जिसकी फेयर वैल्यू हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जेन्युइन वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी फेयर वैल्यू को हम उसकी कॉस्ट मान लेंगे। ठीक है ना, दोनों में से जिसकी फेयर वैल्यू को आप बहुत ही क्लियर और एविडेंट वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस फेयर वैल्यू को ले लेंगे और वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल बातें खत्म। अब कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान देना है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। ये चीज आपने ना इन्वेस्टमेंट वाले प्रैक्टिकल चैप्टरों में की होगी कि कई बार क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि सपोज करो एक इन्वेस्टमेंट है, कोई शेयर्स है, उसके अंदर आपको 6 मंथ पर डिविडेंड मिलता है और आपने 3 मंथ बीतने के बाद उस शेयर को परचेज किया, तो जब आगे के 3 महीने और बीतेंगे तो आपको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने का डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी है आपका एज द केस में भी वो आपको मिलेगा वहां पे। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो जो आपका सेलर है उसने जो 3 महीने अपने पास रखा था उसको, वो उसका भी पैसा आपसे लेता है। ठीक है, उसे कहते हैं प्री इक्विजिशन डिविडेंड। तो जब आपने परचेज किया तो उस परचेज प्राइस के अंदर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी है और साथ में वो 3 महीना जो दूसरी पार्टी ने रखा था उसने वो वाला इंटरेस्ट भी आपसे ले लिया, ये कहते हुए कि कल को जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरा डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी होगा वो आपको मिलने वाला है, तो वो पैसा आप मुझे दे दो। तो परचेज प्राइस के अंदर वो भी जुड़ा हुआ होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो उसमें से आपको उसको लेस करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी प्री इक्विजिशन डिविडेंड या इंटरेस्ट रहा है आपके परचेज प्राइस के अंदर, तो उसको आप उसमें से लेस करते हो। ये आपने प्रैक्टिकली भी इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टरों में किया है अगर जिन्होंने चैप्टर्स किए होंगे तो। अगला पॉइंट आता है आपका राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स में दो चीजें होती है। राइट शेयर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और आपके पास राइट है कि कंपनी को शेयर अगर इशू करेगी तो कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे या प्रेफरेंशियल वे में आपको वो परचेज करने का अधिकार मिलता है। अब आपने वो अगर परचेज कर लिया तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, जितना भी आपने राइट शेयर्स के लिए पेमेंट की है वो आपकी जो ओरिजिनल आपके पास शेयर्स थे उसके अंदर वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कुल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन जाएगी। सपोज 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट पहले से था, आपने राइट शेयर्स 20,000 के और खरीदे, तो कुल इन्वेस्टमेंट कितनी की हो जाएगी, 1,20,000 रुपए की, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे है। सेकंड टर्म इसके अंदर और यूज होता है कि कई बार राइट शेयर्स को हम खुद नहीं खरीदते हैं, उसको रिनाउंस कर देते हैं। एक टर्म आपने सुना होगा, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स या राइट्स, मतलब कि जो राइट शेयर का मेरे पास अधिकार था, मेरे को सपोज कोई शेयर है ऐसा जो कि मार्केट में 50 रुपए का और मेरी कंपनी मुझे, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मुझे वो 40 रुपए में देने को तैयार है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं खुद ना वो राइट एक्सरसाइज करके मैं किसी और को दे देता हूं 42 रुपीज, मैं बीच में 2 रुपए में कमा लेता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने शेयर्स को खुद सब्सक्राइब नहीं कर दिया बल्कि उसको मार्केट में बेच दिया है, तो जो भी आपके पास सेल प्रोसीड आएगा, जो भी इसके अंदर का गेन का पार्ट होगा, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला पॉइंट आता है आपका स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। कम राइट बेसिस का मतलब क्या है, अगेन कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है जिसके अंदर क्यूमुलेट है। कम का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिंग, और एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग।
मतलब कि उसके अंदर राइट एक्यूमुलेट हो रखा है, तो उस केस में उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्यूमुलेटिव राइट, उसकी जो आपने कॉस्ट पे की, और एक बार वो राइट एक्सरसाइज होने के बाद जो आपका एक्स राइट इन्वेस्टमेंट बचा उसकी मार्केट वैल्यू पता करो। अगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है और जो आपने कॉस्ट पे की थी उससे अगर कम है, मतलब क्या है कि बीच में कुछ ना कुछ आपका राइट का पैसा भी था, कुछ ना कुछ राइट का पैसा भी था जो कि आपने अर्न कर लिया उसको बेचने के बाद, तो आपकी जो कॉस्ट होगी उसके अंदर से जो आपने राइट को सेल किया आपने, उसकी जो सेल प्रोसीड होगी उस सेल प्रोसीड को आपको उस कॉस्ट में से रिड्यूस करना पड़ेगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा वही आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट। इन केस अगर ऐसा होता है कि जब आप मार्केट वैल्यू पता करते हो और वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा होती है, कम नहीं होती, तो उस केस में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जो आपने कॉस्ट पे किया है वही आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कहला जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट पे की क्यूमुलेटिव राइट में, जब वो एक्स राइट हो गया, मतलब जब जो राइट था वो एक्सरसाइज कर लिया गया, उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट बची उसकी मार्केट वैल्यू पता करो। अगर वो ज्यादा है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर जो आपने कॉस्ट पे किया वही आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट हो जाएगी। इन केस अगर वो कम है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने कॉस्ट में से जो आपका राइट को बेचने के बाद जो भी सेल प्रोसीड आया है, या अगर आपने खुद से एक्सरसाइज किया तो उसकी जो भी सेल प्रोसीड होगी, जो भी उसका एक्सरसाइजेबल अमाउंट होगा, उसको उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा, तभी जाके उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट फाइंड आउट होगी। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव राइट के केस में इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रखी है आपने प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब लैंड या बिल्डिंग के अंदर, जिसको कि आप यूज नहीं करते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस बस करके छोड़ा हुआ है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। इसकी जो अकाउंटिंग होती है वो होती है किसके अकॉर्डिंग, आपके AS-10 के अकॉर्डिंग। AS-10 में आपने दो मॉडल पढ़े थे, एक था हमारा कॉस्ट मॉडल, दूसरा था हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी अकाउंटिंग की जाती है एज पर AS नंबर 10। अगली बात आती है डिस्पोजल की। खरीद लिया हमने, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारी हो गई, अब बात आएगी डिस्पोजल की कि फाइनली अब इन्वेस्टमेंट को हम डिस्पोज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिस्पोज करने जाओगे तो उस केस में क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो आप चार्ज करोगे पीएनएल, सॉरी लॉस होगा तो चार्ज करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करोगे, मतलब वो इनकम में आपकी क्लासिफाई हो जाएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। कैसे निकाला जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपकी कैरिंग अमाउंट है, मतलब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ था और जब बेचा आपने तो जो डिस्पोजल का नेट प्रोसीड्स आया है आपका, वो उसको उसमें डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो हायर है, मतलब आपका सेल प्रोसीड अगर हायर है तो प्रॉफिट है, अदरवाइज लॉस है। ठीक है, अगर सपोज करो हम पार्ट को बेचते हैं, सपोज एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, उसके अंदर हमने कुछ पार्ट्स को बेच दिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो उसकी कैरिंग वैल्यू होगा उसको एवरेज बेसिस पे निकाल लोगे। मतलब सपोज करो कैरिंग वैल्यू 1 लाख रुपए है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के यूनिट जो है वो है 1000, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है उसके इसमें 100 रुपए। ठीक है, तो अगर आपने 200 बेच दिया तो 200 इंटू 100 के हिसाब से आप क्या निकाल लोगे, उसकी कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे और उस तरीके से कैलकुलेशन कर दी जाएगी, इनकेस अगर आप पार्ट्स में बेचते हो तो। नाउ एक लास्ट टर्म आता है रिक्लासिफिकेशन का, कि सपोज करो आपका करंट इन्वेस्टमेंट है उसको क्लासिफाई करना है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर, वो जो पीरियड था वो क्लासिफाई हो गया, मतलब ड्यूरेशन जो उसकी थी क्लासिफिकेशन की वो एक्सीड कर दी, आपने उसको अब क्लासिफाई करना है लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए हो गया। या फिर कोई लॉन्ग टर्म था जो आपने शुरू में सोचा था कि 1 साल के लिए था और वो 3 महीने के अंदर उसको आपको डिस्पोज करना है, उसको करंट में क्लासिफाई करना है, या आपको पता लग जाता है कि मैं 2 महीने बाद 6 महीने बाद उसको करंट में करके डिस्पोज ऑफ करने वाला हूं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको क्लासिफिकेशन करना है करंट में। मतलब दो पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, या तो करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में जाएगा या लॉन्ग टर्म वाला करंट में जाएगा। क्या रूल लगेगा, किस वैल्यू पे उसको क्लासिफाई करेंगे, किस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे। तो जब करंट वाला लॉन्ग टर्म में जाता है तो आपको पता है कि करंट वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, जो आपने ऊपर देखा। कैसे देखा था कि लोअर निकालना है किसका, कॉस्ट और फेयर वैल्यू का, जो भी लोअर होगा वो उसकी वैल्यू होती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी वैल्यू पे हम लॉन्ग टर्म में उसको ट्रांसफर करेंगे। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें जी, लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा है, उस केस में आपको क्या देखना है, उस केस में लोअर देखना है कॉस्ट का और कैरिंग अमाउंट का। ये पॉइंट कैसे आया, क्योंकि जब आपने भी ऊपर पढ़ा है क्या देखा है कि कॉस्ट के अंदर भी हो सकता है रिडक्शन होगा, अगर कोई भी ऐसा रिडक्शन हुआ है जो कि परमानेंट नेचर का, सॉरी टेम्परेरी नेचर का नहीं है, मतलब परमानेंट नेचर का है, तो उस केस में हो सकता है कि उसकी कॉस्ट कुछ और रही हो और कैरिंग अमाउंट आज के टाइम पे कुछ और। ये चीज पॉसिबल है लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो अगर ऐसा कुछ है या नहीं भी है तो आपको बेसिकली चेक क्या करना है, कॉस्ट। अगर वो कॉस्ट पे ही होगा, कोई रिडक्शन नहीं हुआ होगा, तो कॉस्ट भी जितनी होगी और कैरिंग अमाउंट जो होगा वो दोनों सेम ही होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इनकेस अगर उसमें अगर डिफरेंस है तो आपको क्या लेना है, उन दोनों का लोअर, और जो भी लोअर अमाउंट होगा उस पर वो क्लासिफाई हो जाएगा किसके अंदर, आपके करंट के अंदर। तो ये रिक्लासिफिकेशन की एक चर्चा और आती है। मुद्दा शुरू हुआ कि इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या चीजें क्लासिफाई नहीं होंगी, क्या इन्वेस्टमेंट होती है, परचेज करेंगे तो किस तरीके से उसके अंदर वो उसकी वैल्यूएशन होगी, मतलब उसकी कॉस्ट किस वैल्यू पे रखी जाएगी। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स आए, राइट्स वगैरह की, कम राइट्स वगैरह की बातें, और उसके बाद डिस्पोजल के बारे में बात आई, और लास्ट में एक आ गया आपका कि रिक्लासिफिकेशन अगर करना हो, उसकी टाइप्स को चेंज करना हो तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ES नंबर 13।